नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं अभी, ये अब तक की इस बुक का जो है वो कोर चैप्टर होने वाला है। ये जो पूरी बुक है वो इस चैप्टर के अराउंड रिवॉल्व करेगी। अभी तक जो हमने पैटर्न्स पढ़े वो पैटर्न्स हमें कौन से मतलब वो पैटर्न्स देखने हैं। इसका मतलब है कि मान लो सेम कप विद हैंडल जो है वो 4 स्टॉक्स में बन रहा है, उन 4 में से हमें एक कौन सा बाई करना है या एक या दो कौन से बाई करने हैं, वो कैसे पता लगेगा हमें। वो चीज़ जो है मेन जो मेथडोलॉजी है विलियम ओनील की, जो कैंसलियम जिसको बोला जाता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, मेन जो उनकी कैंसलियम मेथडोलॉजी है उसके अंदर सी आता है करंट ईपीएस ग्रोथ YOY जो करंटली क्वार्टर के लिए। दूसरी चीज़ आती है ए जो एनुअल ईपीएस ग्रोथ ईपीएस एंड सेल्स ग्रोथ। दो चीज़ें देखेंगे हम, ईपीएस ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ। सी से करंट जो क्वार्टर का है, ए से एनुअल, एन से न्यू या तो कोई नई कंपनी है, जैसे आजकल जो जोमेटो स्विगी जैसी नई कंपनी लिस्टेड हो रही है जो बिल्कुल नया स्पेस है, या किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, वो चीज़ देखेंगे हम। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब हो गया वॉल्यूम एनालिसिस करना। देन उसके बाद एल से आता है कि या तो वो कंपनी लीडर है अपनी सेगमेंट की, या वो अपने सेगमेंट की पिछड़ी हुई कंपनी है, लगाड़ है, या तो लीडर है या लगाड़ है। तो अगर आपके पास ये दो पैटर्न बन गए कप एंड हैंडल के, एक कंपनी है लीडर और एक है लगाड़, तो हम किसको चूज़ करेंगे? जो लीडर कंपनी है उसको। तो ऐसे ही पैटर्न्स तो हमने पढ़ दिए कि XYZ पैटर्न है, ये हो गया, डबल बॉटम हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर हमने देख लिया फ्लैट बेस हो गया। बट 4, 5, 10 हमारे पास स्टॉक आएंगे, अच्छा जब मार्केट एनवायरनमेंट होगा तो स्टॉक बहुत ज़्यादा आएंगे, उनमें से कौन सा चूज़ करना है वो फिर आपको यहाँ से पता लगेगा। उसके बाद देखना है इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कितनी है। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक को खरीद रहा है, तो जब म्यूचुअल फंड स्टॉक को खरीदता है तो वो धीरे धीरे बाई करता है। तो जब कोई स्टॉक को वो 3-4 महीने के टाइम फ्रेम में बाई करेगा तो हमें वहाँ मौके मिलेंगे बाई करने के। और जैसे स्टॉक नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड जो है वो नीचे स्टॉक को बाई करने का ट्राई करेगा, जो कि उसको ऊपर पुश करेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट डायरेक्शन, मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका जो एक तरीके का बोलते हैं खोटा सिक्का भी चल जाएगा। बट अगर मार्केट एनवायरनमेंट ही नेगेटिव है तो ये जो लीडर है ना वो भी नहीं चलेगा। मार्केट एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव है तो लीडर भी नहीं चलेगा, पॉजिटिव है तो लगाड़ भी चल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी। जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि कैंसलियम के अंदर सी का मतलब हो गया करंट क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ। सी का मतलब करंट क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ। अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो अभी जो लास्ट मंथ क्वार्टरली अर्निंग्स आई थी Q1 FY26 के लिए, उसमें हम देखेंगे दो चीज़ें, EPS ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ। क्या देखेंगे? EPS ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ। अब EPS ग्रोथ में EPS एंड सेल्स, EPS में हम देखेंगे कि वो नंबर 50% से ज़्यादा होना ही चाहिए मोस्टली। जब हम अब एक बार तो ये वीडियो पूरी करूँगा मैं, उसके बाद पिछले 3 या 4 साल के हम जो विनर्स हैं, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिटर्न दिया है, उनको भी स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या हम उन स्टॉक्स को कैंसलियम का यूज़ करके, इस चैप्टर का यूज़ करके, इन चीज़ों का यूज़ करके क्या हम उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते थे या नहीं। ठीक है। तो जब हम प्रीवियस लीडर्स को देखते हैं, मान लीजिए FY25 के अंदर या FY24 के अंदर या FY20 के अंदर, हम देखेंगे कि ये 15 से 20 स्टॉक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो उनमें क्या कॉमन चीज़ें हैं? तो उनमें क्या कॉमन चीज़ दिखेगा? ये कॉमन चीज़ आपको दिख जाएगी कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स है वो या तो 50% या 100% से ज़्यादा ग्रो हुई है। ठीक है। तो क्वार्टरली EPS जो है अर्निंग्स पर शेयर वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। दूसरी सेल्स, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ती बट कंपनी की EPS मतलब एक तरीके से कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ गई लेकिन सेल्स नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना जो खर्चा जो कंपनी करती थी, मान ली सैलरीज देती थी, वो सैलरी कम कर दी। जैसे सैलरी कम कर देंगे, अगर सेल्स बराबर है, रेवेन्यू बराबर है, जो खर्चा था वो कम कर दिया तो हो जाएगा प्रॉफिट ऊपर। प्रॉफिट ऊपर होगा तो आपको EPS बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन वो कंपनी लगातार नहीं कर सकती। वो एक बार कर लेगी, ठीक है, 2 बार कर लेगी, लेकिन
वो एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ आ रही है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कंपनी के अंदर ग्रोथ कहाँ पे आ रही है, जहाँ ग्रोथ आ रही है वहाँ हमें बाई करना है। तो ईपीएस ग्रोथ अगर 50% आ रही है तो ईपीएस ग्रोथ अकेली ना आए, उसके साथ सेल्स ग्रोथ भी आए, ठीक है, 20% 25% के आसपास सेल्स ग्रोथ सपोर्टिव हो। मान लीजिए अगर नेगेटिव सेल्स ग्रोथ आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि Q1 के अंदर सेल्स ग्रोथ थी 0%, Q2 के अंदर आई 10%, Q3 के अंदर आ गई 15%, तो ये जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये अच्छा साइन है। एट द सेम टाइम अगर Q1 के अंदर थी 20% और Q2 में होगी 15 और Q3 में होगी 10, तो ये क्या है, नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें ये नहीं, ये अगर मिल जाए तो वो एक तरीके से हमारे लिए रेड फ्लैग हो गया, ठीक है। सेम गोज़ विद ईपीएस। अगर ईपीएस हमें दिख जाए कि घटता हुआ आ रहा है तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। अगर डी ग्रोथ दिख रही है, डी एक्सेलरेशन दिख रहा है ईपीएस में, सेल्स में, तो वो एक तरीके से रेड फ्लैग हो गया, वहाँ आपको एग्जिट करना है। अगर एक्सेलरेशन दिख रही है तो वो एक अच्छा साइन है। अभी दूसरी चीज़ कि YoY क्यों देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो उस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को हम क्या देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में क्या मतलब ईपीएस था, क्या इससे कंपेयर करेंगे हम, या ये अगर मान लो 2025 का है तो क्या 2024 के दिसंबर क्वार्टर से हम इसको एनालाइज करेंगे, इसके ईपीएस को हम करेंगे 2024 के क्वार्टर से। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होती है, साइकिल्स होती हैं और सीजनलिटी भी होती है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऑर्डर ऐसे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो Q4 होता है उसके अंदर ज़्यादा काम होता है। क्यों? क्योंकि सरकार को जो बजट एलोकेट होता है वो अगर गवर्नमेंट अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अगर मार्च में वो जो पैसा एलोकेट हुआ है वो खर्च नहीं करेंगे तो वो लैप्स हो जाएगा। तो जब लास्ट क्वार्टर आता है तो सरकारें कोशिश करती है कि जो बचा हुआ काम है वो हो जाए, जो टेंडर पास करने हैं, जो ऑर्डर देने हैं वो हो जाए। तो अगर हम Q4 को Q3 से कंपेयर करेंगे तो Q3 में हमेशा Q4 बेटर परफॉर्म करेगा, बट हम क्या करेंगे कि Q4 को लास्ट Q4 से ही एक तरीके से कंपेयर करेंगे ताकि हमें रियल पिक्चर पता लगे, जो सीजनलिटी है उस सीजनलिटी को हम हटा सकें। ये चीज़ क्लियर होगी। दो चीज़ें देखनी है, इस क्वार्टर के अंदर सेल्स ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। अकेली ईपीएस नहीं आए, ईपीएस के साथ सेल्स भी आए। सेल्स कम हो चल सकता है बट एक्सेलरेट होनी चाहिए, ईपीएस एक्सेलरेट होना चाहिए। ये नहीं कि ईपीएस 100 था अब 75 आ गया, तो आप ये देख रहे हो कि यार 75 अच्छा तो है, लेकिन 150 से 100 आ गया, 100 से 75 आ गया, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। एट द सेम टाइम अगर वो ईपीएस 20 से 30 40 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, मतलब 20 था 30 था 40 हो गया, तो इस 75 से अच्छा ये 40% है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये चीज़ें हम देख चुके हैं, वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ का मतलब हो सकता है कि कंपनी के पास कोई लैंड था, उस लैंड को कंपनी ने बेचा, तो एक क्वार्टर के लिए कंपनी को प्रॉफिट हो गया, अगले क्वार्टर से वही ग्रोथ नहीं आ रही, तो हम उस वन ऑफ को रिमूव करने के लिए 2-3 क्वार्टर का देखेंगे कि मान लीजिए इस क्वार्टर आई 50% ग्रोथ, अगले क्वार्टर आ गई 55%, देन आ गई 60%, तो ये हम देखेंगे कि ठीक है। ऐसा ना हो इस क्वार्टर तो आ गई 50%, अगले क्वार्टर आ गई वही 10%, वही -5%, तो उस वन ऑफ को हटाने के लिए हम 2-3 क्वार्टर कंपनी का रिपोर्ट कार्ड एक बार देखेंगे। उसके बाद एक्सेलरेटिंग ग्रोथ आनी चाहिए। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ का मतलब ये होगा 20 से ऊपर हो, 25 हो तो अच्छा है, फिर अगले बार 30 हो तो अच्छा है, 50 से अगर 40 आ गई, 40 से 35 आ गई, तो ये 30 बेटर है इस 35 से, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये डी एक्सेलरेट कर रहा है। उसके बाद अवॉइड ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स का मतलब हो गया कुछ जो मैनेजमेंट होते हैं, मान लीजिए कोई TCS जैसी कंपनी है या इन्फोसिस जैसी कंपनी है, ये कंपनियां क्या करती हैं कि इनका जो माइंडसेट है वो ये है कि अभी जो काम चल रहा है ना ऐसा ही चलने दो। जैसे कोलगेट जैसी कंपनी हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी हो गई, इनका ये है कि इनको 10 से 15% की ही ग्रोथ चाहिए, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। इनका माइंडसेट यही है कि जितनी GDP बढ़ रही है उतना ही हम बढ़े। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि हमारा जो पैसा बनेगा वो ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर बनेगा, जिसके अंदर 20, 25, 30% के आसपास की ग्रोथ आ रही है, जिसमें EPS ग्रोथ 100% की हो रही है, ठीक है, 150% की EPS ग्रोथ ही हमारा पैसा वहाँ बनेगा, यहाँ पैसा नहीं बनेगा। तो जो भी ब्लू चिप्स है, मान लीजिए निफ्टी 50 की जो भी कंपनियां हैं, जो निफ्टी 50 के अंदर है,
कोशिश कीजिएगा कि उन कंपनियों में ना जाओ। मोस्टली 1000 करोड़ से कम 1000 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए कंपनी, और ऊपर मतलब 50-60 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की अगर कंपनी की मार्केट कैप है तो फिर उसमें ट्रेड करने की ना ही कोशिश करें। उसके बाद आता है एक्सेलरेटेड सेल्स ग्रोथ। ये हमारी बात होगी कि सेल्स ग्रोथ सपोर्ट करना चाहिए ईपीएस को, वो भी एक्सेलरेटेड। 10 था तो 15 होना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर, उससे नेक्स्ट क्वार्टर 20 होना चाहिए। उसके बाद अर्निंग्स डी-एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, जो बात हम बोल चुके हैं कि किसी का 50% और किसी का 75%। दिखने में तो ये बेटर है, बट अगर ऊपर से देखते आएंगे हम तो ये पहले 150 हुआ करता था, 150 से 100 आ गया, 100 से 75 आ गया। एट द सेम टाइम ये 50 था, ये पहले 30 हुआ करता था, उससे पहले 15 हुआ करता, तो 15 से 30 हुआ, 30 से 50 हुआ। तो ये बेटर है ना कि ये, ठीक। उसके बाद अगर एक कंपनी हम देख रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट दे रही है, ईपीएस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो सिर्फ एक सपोर्टिव उसके लिए हम उस ग्रुप की कंपनी भी चेक कर लेंगे कि अगर मान लीजिए डीएलएफ है, ठीक है, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं या लोग जो हैं घर खरीद रहे हैं, तो सिर्फ डीएलएफ के तो नहीं खरीदेंगे, वो और भी जो कंपनी है, मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी है, ठीक है, लोडा है, इन सब के भी फ्लैट खरीदेंगे, इनकी बिक्री होगी। तो अगर सिर्फ डीएलएफ का पैसा बन रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी सेल्स में भी तो वो चीज़ दिखेगी। पूरा सेक्टर जब चलेगा तभी ये कंपनी चलेगी। अगर सिर्फ इसमें पैसा बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, तो हो सकता है कुछ ना कुछ वन ऑफ का एलिमेंट हो इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पहला एलिमेंट था कैंसलिंग मेथडोलॉजी का, सी, करंट ईपीएस एंड सेल्स ग्रोथ, दैट टू YoY। उसके बाद आगे हम एनुअल अर्निंग्स के ऊपर। अब एनुअल अर्निंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है कि ये वन ऑफ का एलिमेंट ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है, वन ऑफ का एलिमेंट ना आ जाए। इसलिए हम देखेंगे कि एनुअली भी 20 से 25%, 20 से 30%, 20 से 50% एनुअली भी अर्निंग्स इंक्रीज हो। अगर धीरे धीरे मान लीजिए अर्निंग्स इंक्रीज होती जा रही है, स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, तो वो बेटर है। एक कंपनी है जो 100% की अर्निंग्स इंक्रीज करती है, देन उसके बाद 150% की करती है, फिर 50% हो जाती है, और फिर 0% हो गई, फिर नेगेटिव में चली गई, फिर 50% की हो गई। इससे बेटर वो है जो 20 से स्टार्ट किया, 30, 40, 50, 60, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी देखेंगे हम, 2 कंपनियां हैं हमारे पास, उसमें हम देखेंगे उस कंपनी की तरफ जाएंगे जहाँ स्टेबिलिटी है। दूसरी चीज़ ROE, जो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी हमें देखना है रेशियो। इसका मतलब हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि कंपनी अपना पैसा है उसको कैसे मैनेज कर रही है। मान लीजिए 100 रुपये लगा के और कंपनी ने कमाए 30 रुपये, तो ये हो गया 30% की रिटर्न ऑन इक्विटी। कि कैसे अपने पैसे का, अपनी वेल्थ का कैसे इस्तेमाल करती है, कितनी एफिशिएंटली काम करती है। जितनी ज़्यादा हाई ROE होगी उतनी ही ज़्यादा हमें पता लगेगा कंपनी एफिशिएंसी ज़्यादा है, कंपनी इतना एफिशिएंट है काम करने के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कैश फ्लो मतलब है कि मान लीजिए आप दुकान में बैठे हैं, तो दुकान के गल्ले में कितना पैसा आ रहा है, वो है कैश फ्लो। अगर दुकान में सब उधार में पैसा ले जा रहे हैं, मान लीजिए आपके दिन की 10,000 रुपये की बिक्री हो रही है और आपके गले में 10,000 रुपये आ रहे हैं, एट द सेम टाइम दिन की बिक्री तो होगी 20,000 की, गले में पैसा आए 2,000 ही, 18,000 आपने क्या कर दिया, उधार में बेच दिया। तो ये 18,000 उधार में बेचा हुआ, मतलब यहाँ से देखोगे तो यार ये बढ़िया है, 20,000 की बिक्री होगी, लेकिन कैश फ्लो तो 10,000 का आया। ये 18,000 कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इसमें से कौन देगा कौन नहीं देगा, उसकी अलग हेडेक है। तो कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव हो, ठीक है, बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। ROE 20 से 25%, मतलब जितनी ज़्यादा हो उतनी बेटर है। क्यों? क्योंकि उससे पता लगेगा कि जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। उसके बाद एक बहुत मोटी चीज़ आती है कि PE रेशियो को हम देखें या नहीं देखें, ठीक है। PE रेशियो, प्राइस बाई अर्निंग्स। अब ये होता है कि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो यही होती है कि आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो तो उसकी जो PE है वो कम हो, ठीक है, PE कम हो ताकि वो PE री रेटिंग हो। PE कम से ज़्यादा जब होगी तो कंपनी का भाव बढ़ेगा, कुछ तो प्राइस बढ़ेगा, और दूसरी PE मल्टीपल बढ़ने से भी वो प्राइस जो है इंक्रीज होगा। बट हम कर रहे हैं ट्रेड, हम कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर नहीं है।
हम है टेक्निकल इन्वेस्टर। हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मतलब हो गया कप एंड हैंडल बना, भाई मैंने यहाँ पे लिया, इसका जो टारगेट आया मैं निकल गया, मुझे नहीं पता कंपनी उसके बाद क्या करेगी, उससे पहले क्या किया, मेरा मतलब यहाँ तक का था। तो पी का क्या मतलब हो गया, पी जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं, ग्रोथ स्टॉक कौन से, जिनकी सी और जिनका ए, जिनकी क्वार्टरली अर्निंग्स 50% 100% ईपीएस ग्रोथ होगा, ठीक है, एनुअली 25 से 50% ग्रो करेंगी वो, उनकी पी हमेशा हमें ज़्यादा ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें तो जो डिक्सन है, देखो डिक्सन की पी सितंबर 2021 से यहाँ देखना 150 के आसपास ही चल रही है, 150 से अब जाके ये 80 के आसपास आई है। अभी भी अगर आप बात करोगे तो ये पी बहुत हाई है, 80 पी। अगर सिर्फ किसी आदमी को बताओगे कि 80 पी का स्टॉक है, मैं लूँ कि नहीं लूँ 75 पी का, वो मना कर देगा आपको कि नहीं लेना, कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर होगा तो। बट फिर आप उसे क्या बताओगे कि भाई ग्रोथ भी तो आप देखो, ग्रोथ भी तो डबल हो रही है लगभग, ठीक है। पी तो हाई है, पी हाई इसलिए है क्योंकि ग्रोथ आ रही है, पी हाई इसलिए है क्योंकि ग्रोथ आ रही है। तो हमें क्योंकि ग्रोथ कंपनी को ही पकड़ना है, हमें ट्रेड ही उन कंपनीज के अंदर करना है जो अपनी ग्रोइंग स्टेज के अंदर हो, तो हम उसमें पी को नहीं देखेंगे, उसके अंदर हमेशा पी हाई ही होगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें ट्रेंड का, देखो 500 200 400 पी कम होगी ही नहीं, अब भी पी 140 की पी पे है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ देखो डबल 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 50% 56, ठीक है। ईपीएस अगर देखो 1200% 126%, जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ पी हमेशा हाई ही मिलेगी। ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग से अलग ही रखिए, ठीक है। आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए पी मैटर करेगा, आप एक ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपके लिए पी रेशियो मैटर नहीं करेगा, पी आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें हमारी होगी कैंसिलिंग के अंदर, सी ए। अब आ गया एन। एन जो है सबसे बड़ा जो पैसा आपको मिलेगा, सबसे बड़ा जो पैसा बनेगा, सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स लाइक मल्टीबैगर निकलते हैं वो निकलते हैं एन फैक्टर की वजह से। एन फैक्टर क्या हो गया, या तो नई एज की कंपनियां जैसे जोमेटो हो गई, ट्रेंट हो गई, ठीक है, नई एज की कंपनी थी, जोमेटो हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, नई एज की कंपनी है, पेटीएम हो गई। जो कंपनियां जो ट्रेडिशनल कंपनीज थी उनसे हट के कुछ काम हो रही है, नई कंपनियां नए स्पेस के अंदर, जैसे एनवीडिया हो गया, यूएस की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के अंदर है, जो चिप बनाती है, ठीक है। देखो 2022 से $9 का 17 गुना हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेस्ला जैसे हो गया, जो कि नई चीज़ लेके आया, इलेक्ट्रिकल कार लेके आया, ठीक है। जैसे अगर बिटकॉइन का देख लें, ठीक है, नई चीज़ है। मतलब कुछ भी नया जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस हो रहा है उससे हट के अगर कोई कंपनी आ रही है नए स्पेस के अंदर, वो आपको दिखेंगे मेनली आईपीओज़ के अंदर, जो नए आईपीओ स्टॉक्स होते हैं वो। दूसरी चीज़ नया मैनेजमेंट जैसे पक्का नहीं पता मुझे, बट आई थिंक क्यूपिड के अंदर कुछ मैनेजमेंट चेंज हुआ था, जैसे मैनेजमेंट चेंज हुआ स्टॉक जो है 8-9 गुना हो गया। उसके बाद भी आई थिंक इसका भी मैनेजमेंट चेंज हुआ था, इसका हुआ था या किसी और का हुआ था। मैनेजमेंट चेंज का मतलब जो पहले मैनेजमेंट था उससे हट के कंपनी नए हाथों में आ गई, अगर वो नए हाथ अच्छे हैं तो बिज़नेस को जो है एक टर्न अराउंड कंडीशन हो सकती है। उसके बाद कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, यह नया प्रोडक्ट मेनली होगा आपको फार्मा के अंदर मिलेगा, कि कोई उनका ड्रग ऐसा मिल गया उनके हाथ में कि भाई जो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम के अंदर जो लैब्स थी, डेविस लैब हो गया, ये उनके
जो है एक तरीके से बिजनेस के अंदर टेलविंड्स आ गई थी। ठीक है, नई कंपनी हो, नया मैनेजमेंट हो, या नए प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है मार्केट के अंदर। उसके बाद हो गया, जैसे नए प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि जोमेटो का जो बिज़नेस है उसके अंदर ब्लिंकिट ऐड हो गया। तो जब जोमेटो था तो उसकी सेल्स सिर्फ जोमेटो से आ रही थी, अभी आई थिंक जोमेटो से ज़्यादा सेल्स या मतलब अच्छा खासा पोर्शन जो है ब्लिंकिट से भी सेल आ रही है। तो एक नई ही इकोनॉमी, नया ही सेक्टर ओपन हो गया जोमेटो और ब्लिंकिट का। उसके बाद न्यू हाई, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से 10 रुपये से 100 रुपये जाना है तो वो कहीं ना कहीं तो नया हाई बनाएगा। तो जैसे जैसे नया हाई बनाएगा वैसे ही आपको स्टॉक को देखना है कि ये स्टॉक नया हाई बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो इस स्टॉक के अंदर अच्छा हो ही रहा होगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर अगर आपको पैसा बना के देगा, या जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी, कंपनीज़ के अंदर जो मल्टीबैगर निकलती है या जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज निकलती है साल की, उसके अंदर ये फैक्टर मिलेगा। या तो नए स्पेस में कोई कंपनी होगी, या उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ होगा, या कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ रेवोल्यूशनरी चीज़ लॉन्च की होगी, या फिर स्टॉक्स ऑब्वियस है कि नया हाई बनाएगा तो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, CAN, कैन तक हम पहुँच गए। एस हो गया सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड ये मोटा मोटा क्या है कि वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है ज़्यादा आ रही है, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा है ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है कम वॉल्यूम आ रही है, फिर ऊपर गया तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर जा रहा है तो डिमांड है, नीचे आ रहा है तो बेच नहीं रहे, सप्लाई ज़्यादा नहीं है, कोई कम बेच रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहा है तो फिर डिमांड बढ़ गई स्टॉक की, तो वो उसको ऊपर लेके जा रही है। उसके बाद आ गया CANS। अभी एल का क्या मतलब हो गया, एक ग्रुप के अंदर मान लीजिए 10 कंपनी है, 10 में से 2 कंपनी तो आपको उस ग्रुप की लीडर मिलेगी, 2 से 3 कंपनी, और जो नीचे की 8, 9, 10 हैं वो उस कंपनी, उस ग्रुप की मिलेगी कचरा, जिसको हम बोलते हैं लगाड़, कि भाई ये कचरा है और ये सोना है। तो एक ही पैटर्न 2 कंपनियों ने बनाया। ठीक है, एक है 1 नंबर की और एक है 10 नंबर की। अब आप क्या देखोगे, एक है 2 नंबर की, एक है 9 नंबर की, एक है 3 नंबर की, एक है 8 नंबर की। अब पैटर्न दोनों का सेम है। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस दोनों की सेम है, ऊपर गई तो वॉल्यूम आई। ठीक है, अब आप क्या देखना है कि लीडर है तो आई विल चूज़ अ लीडर, मैं इसको छोड़ दूंगा, बेशक सेम पैटर्न हो, ये हटेगा और इसे चूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जाऊँगा हमेशा लीडर के साथ, मतलब मैं नहीं जाऊँगा, जो बुक लिखी है उनका ये ख्याल है कि लीडर के साथ हमेशा जाएंगे। अभी लीडर का कैसा पता लगेगा, एक तो लीडर का पता लग जाएगा हमें EPS एंड सेल्स से ही। जो लीडर होगा वो बाकी जो ग्रुप की कंपनियां हैं उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी, उससे ज़्यादा उसकी सेल्स बढ़ेगी। उसके बाद हम RS लाइन का यूज़ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, RS का मतलब हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन। मान लीजिए निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है ऐसा है, एट द सेम टाइम एक स्टॉक है जिसका चार्ट है ऐसा। ठीक है, निफ्टी 10 रुपये से 20 रुपये आई, वो स्टॉक 10 रुपये से 50 रुपये हो गया। इसका मतलब रिलेटिवली स्टॉक ने जो है वो जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसको बीट किया है, और उस ग्रुप को भी, मान लीजिए उस ग्रुप का जो हम अगर चार्ट देखें तो ग्रुप का है 10 से 30 गया है, वो 10 से 50 चला गया। इसका मतलब उस स्टॉक ने जो इंडेक्स है उसको भी बीट किया और अपना जो ग्रुप है उसको भी बीट किया। ठीक है, अभी आगे इन मार्केट करेक्शन कि मार्केट जब करेक्ट करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। जो लीडर होगा, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेंड का ही। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि जब निफ्टी नीचे आई, जब निफ्टी नीचे आ रही थी तो ये कैसे बिहेव कर रहा था। देखो यहाँ तो अभी तो करेक्ट हो गया ये, बट ये जो फेज़ था इसका ये जो फेज़ था, इस फेज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोविड का फॉल आया। कोविड के फॉल आते ही इसने अपना नया हाई कब बनाया, आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी के साथ, बट उसके बाद स्टॉक जो है 800 से समथिंग और 9 टाइम्स हो गया वहाँ से स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या पता लगा हमें
कि मार्केट अगर करेक्ट कर रहा है लेकिन स्टॉक जो है वो स्टिल खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मार्केट अभी अपना हाई नहीं लगाया है। यहाँ पर देखो, जो ये हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है ना, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसने ये हाई ब्रेक कर दिया। 1500 से ये चला गया 8000। और निफ्टी का अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो निफ्टी चली है वो यहाँ से कुछ 30% के आसपास। तो ये भी एक चीज़ है कि हम देखेंगे कि जब मार्केट करेक्ट कर रहा है तो उस टाइम वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी के हम करंट मार्केट के अंदर देखें तो फोर्स मोटर्स एक ऐसा एग्जांपल था। ठीक है, निफ्टी का अगर इसके साथ चार्ट लगाएं हम, चलो डेली ही लगा लो आप ये सब। देखो ठीक है, यहाँ ये निफ्टी नीचे थी, ये भी नीचे था, बट जैसे ही इसका जो हाई है, ये देखो, इस स्टॉक ने अपना नया हाई बना दिया जब निफ्टी अपने हाई से नीचे थी। स्टॉक यहाँ पर हाई बना चुका है लेकिन निफ्टी ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी ने इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है और स्टॉक 10,000 से 20,000 हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि स्टॉक रिलेटिवली इंडेक्स से स्ट्रॉन्ग है। और जब मार्केट करेक्ट भी कर रहा है तो स्टॉक जो है वो मार्केट जैसे ही स्ट्रेंथ मार्केट गेन करता है, स्टॉक अपने हाई के पास पहुंच जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ इन वीक मार्केट, वीक मार्केट के अंदर भी जो स्टॉक है वो आपको स्ट्रेंथ शो करेगा। ठीक है, लीडर होना चाहिए। क्या होगा? लीडर होगा। सेम चीज़ याद रखनी है। दो मेरे पास कप एंड हैंडल थे, एक था 1-2 स्टॉक का लीडर और एक था 9-10वें नंबर का। तो इसको चूज़ करूँगा मैं, इसको चूज़ नहीं करूँगा। तो जब भी आपके पास कोई भी सेटअप हो तो उसमें आपको क्या देखना है कि क्या ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की है, या 8 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की है। उसके बाद आपको देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि क्या ये जो मेरा स्टॉक है वो निफ्टी 50 को और ये जो सेक्टर में है उस सेक्टर को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि क्या जब मार्केट करेक्ट करता है तो निफ्टी तो मान लीजिए यहाँ से और करेक्ट होके यहीं आई है, बट ये यहाँ से करेक्ट होके और यहाँ पहुँच गया। निफ्टी तो यहीं है लेकिन ये ऊपर पहुँच गया। तो ये दोनों चीज़ अगर आप देखो तो सेम है। ठीक है, कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आएगा CANSL, उसके बाद आ गया आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कितनी है। अब कुछ तो स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन भरे बैठे हैं, जैसे 20%, 25% जिसमें म्यूचुअल फंड, FII और अपने DII भरे पड़े हैं। तो वो स्टॉक्स जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? ब्लू चिप्स कंपनियाँ होंगी, वो होंगी निफ्टी 50 की कोर कंपनियाँ। तो उनमें हमें काम करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम है ट्रेडिंग करना, हम हैं स्विंग ट्रेडर्स। हमारे लिए वो कंपनी मैटर करती है जो ग्रोथ दिखा रही है। कितनी ग्रोथ? ठीक है, 25 से 50% एनुअल, नहीं तो 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हो, EPS ग्रोथ हो। तो जिसमें 20 से 25% या 10 से 15% इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है, भरी पड़ी है, उसको आपको अवॉइड ही करना है। आपको देखना कौन सा है जिसके अंदर किसी म्यूचुअल फंड ने इस जो लेटेस्ट क्वार्टर है पोजीशन बनाई है। मान लीजिए अगर उसको 5% भी स्टेक लेना है तो वो धीरे धीरे लेगा ना, पहले 0.5% लेगा, फिर अगले क्वार्टर में 1% दिखाएगा आपको, फिर उससे अगले क्वार्टर में दिखाएगा कि 1.5% है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉक ऊपर गया, नीचे आएगा तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये खड़ा है यहाँ लेने के लिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर जैसे नीचे आएगा क्योंकि इसको फिर बाई करना है तो फिर यहाँ बाई करेगा, वो ऊपर लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट्स आती हैं या जो म्यूचुअल फंड्स अपने मंथली बताते हैं कि हमने ये स्टॉक लिया, ये बेचा, उनको देखते रहना है। जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें देखना है कि नई पोजीशन इस म्यूचुअल फंड ने किस स्टॉक के अंदर बनाई है, उस स्टॉक को ट्रैक करना है।
अगर वहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो उस स्टॉक को ज़रूर बाई करना है। उसके बाद लास्ट चीज़ आ गई एम। एम क्या मतलब है? मार्केट की डायरेक्शन। अब मार्केट के डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट की डायरेक्शन ही ख़राब है, मान लीजिए इस फेज़ के अंदर या इस फेज़ के अंदर आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल गया, आपको कप एंड हैंडल मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छी आपको वॉल्यूम एनालिसिस मिल गई, ठीक है, इसके अंदर ईपीएस ग्रोथ भी 100% से हो रही है, सेल्स ग्रोथ भी हो रही है 50% से, ठीक है, एनुअली भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब कुछ भी एक भी रेड फ्लैग नहीं है कंपनी के अंदर। बट क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन ये है, मार्केट प्रेशर के अंदर है, तो आप यहाँ ब्रेकआउट पे बाई करोगे, फेल हो जाएगा। आप ब्रेकआउट पे बाई करोगे, वो फेल हो जाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस चैप्टर में आते हैं सबसे लास्ट में, कि मार्केट की डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप इस करेक्शन के अंदर आप चाहोगे कि भाई मैं कुछ बाई करूं, ब्रेकआउट, क्या होंगे? यहाँ चल जाएंगे, यहाँ फेल होंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ फेल होंगे, यहाँ चल जाएंगे, यहाँ फेल हो जाएंगे। तो मेन चीज़ जो है, जो कि कैन स्लिम, CANSLIM, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि M सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर M ठीक नहीं है तो CANSLI का यूज़ करके भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। होगा क्या? आपने 5 ट्रेड ली, 3 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 आप जो है ब्रेक इवन पे निकाल दोगे, या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मोटा मोटा आप 5 ट्रेड के बाद भी नेगेटिव में ही निकलोगे, ड्रॉडाउन में ही निकलोगे। तो मार्केट की डायरेक्शन अब कैसे देखें? ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो स्टेज एनालिसिस कर सकते हैं, जो स्टैन विंस्टीन का है कि 4 स्टेज के अंदर मोटा मोटा स्टॉक चलते हैं। स्टेज 1 होगा जो एक्यूमुलेट करेगा, स्टेज 2 होगा, ये होगी स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर ये हो गया ग्रोथ फेज़, फिर स्टेज 3 के अंदर यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, और स्टेज 4 के अंदर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अगर आपको कोई स्टॉक या मार्केट जो होता है मोटे मोटे, जो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, जब हम बोलते हैं कि मार्केट का मतलब निफ्टी 50 या निफ्टी 500, तो वो आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे। उसके अंदर 4th फेज़ नहीं आता, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा पहला बन जाएगा, और फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। बट कंपनियाँ जो है वो पहले में आएंगी, दूसरे में आएंगी, तीसरे में आएंगी, चौथे में आएंगी। तो जब हम मार्केट एनालिसिस करेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि पहले का जब ब्रेकआउट आए, या फिर जैसे ये था, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से जो है स्टेज 2 लग गया, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ आप मोटा मोटा ट्रेड कर लेंगे, उसके बाद इसको आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे कि यहाँ अच्छा ट्रेड करें, इस फेज़ को फिर आप अवॉइड करेंगे। ये अगर डेली पे लगाएं तो देखो स्टेज 1, ठीक है, एक्यूमुलेशन चल रही है, ये स्टेज 2 हो गया कि मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे मोटा पैसा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आप यहाँ नेगेटिव में रहेंगे। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बन जाएगा। अभी जो मोटा पैसा बनेगा, अब वो तब बनेगा जब यहाँ से मार्केट जो है ब्रेकआउट देके 30,000 की तरफ जाएगा। तो जो ये फेज़ होगा, इसके अंदर आपका पैसा इतना बनेगा कि ये जो आपने ड्रॉडाउन फेस किया है उसका भी रिटर्न उसी के अंदर निकलेगा, और इस टाइम का रिटर्न भी उसी के अंदर निकलेगा। तो ये तो हो गया स्टेज एनालिसिस। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं मार्केट ब्रेड्थ। मार्केट ब्रेड्थ का क्या मतलब हो गया? एक तो आप देख रहे हो सिर्फ निफ्टी को, कि मान लीजिए निफ्टी ऊपर जा रही है तो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी नीचे आ गई तो नहीं कर रहे, निफ्टी ऊपर जा रही है तो कर रहे हो। तो सिर्फ निफ्टी को देख के आपके स्टॉक्स चलेंगे नहीं चलेंगे, इसको हम नहीं बोल सकते कि भाई चलेंगे नहीं चलेंगे। हो सकता है इस फेज़ के अंदर भी स्टॉक्स चल रहे हों, क्या हो सकता है जो ये टाइम था, ठीक है, जो ये टाइम था, इस टाइम में भी स्टॉक्स नहीं चले हों। मुझे जितना याद है, जितना मैंने ट्रेड किया, ये जो फेज़ था जुलाई के बाद का, बहुत सारे जो स्टॉक्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए।
क्योंकि जो लास्ट रैली होती है बुल मार्केट की, ये थी लास्ट रैली। ये लास्ट रैली के अंदर क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जो स्टॉक्स ले रखा है उन्होंने, वो न्यूज़ शो करके छोटे प्लेयर्स को बेच देते हैं, एक तरीके से चिपका देते हैं माल को और खुद निकल जाते हैं। तो जो बुल रन की लास्ट रैली होती है उसमें पैसे नहीं बनते उसके अंदर। अब अगर आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि यार निफ्टी जब नीचे आएगा ना, निफ्टी जब लोअर लो बनाना शुरू करेगा, तब मैं तो ट्रेडिंग रोकूंगा। तो आप क्या करोगे कि आप फंस जाओगे। आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कब आपके जो स्टॉप लॉस जो हैं वो हिट होने शुरू हो गए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। निफ्टी तो ऊपर जा रही है, लेकिन आपके जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो आपको बताएंगे। वो आपको क्या बताएंगे कि मार्केट दिख तो सही रहा है लेकिन उसकी तबीयत अंदर से ख़राब हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट दिख तो अच्छा रहा था लेकिन इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी अंदर से। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स ही चल रहे थे जिनको पंप एंड डंप किया जा रहा था। रेलवे चल रहे थे, पीएसयू चल रहे थे और डिफेंस चल रहे थे, जिनको पंप एंड डंप किया गया कि यहाँ उसको ले जाकर और माल चिपका दिया। और अभी तक वो स्टॉक जो है वो रिकवर नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो डार्लिंग स्टॉक्स थे उस टाइम के, ये देखो, ठीक है, क्या प्राइस था 600, अभी चल रहा है आधा हो गया वहाँ से, ठीक है। बट जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं वहीं आ गया। तो ये होता है लास्ट जो रैली होती है ना बुल मार्केट की, उसके अंदर। तो इस बुल रैली के लास्ट एंड में जो आपको माल चिपकाया जाएगा, उससे बचने के लिए क्या होगा कि आपको अपने जो ट्रेडिंग जर्नल है या अपनी जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसका फीडबैक फॉलो करना पड़ेगा। फीडबैक का क्या मतलब हो गया, मैंने ले रखी है 10 ट्रेड मेरे पोर्टफोलियो में, मान लीजिए 10 ट्रेड है, उन 10 में से 5 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड और ली, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैं देखूंगा कि यार मार्केट तो ठीक चल रहा है लेकिन स्टॉप लॉस इतना हिट क्यों हो रहे हैं। तो या तो मैं CANSLIM इसका यूज़ नहीं कर रहा ठीक से, या तो इस चीज़ में गलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं कंपनी ख़राब ले रहा हूँ, मैं लीडर नहीं ले रहा, मैं लगाड़ ले रहा हूँ, मैं वो कंपनी ले रहा हूँ जिसकी सेल्स या जो अर्निंग्स है वो डीएक्सेलरेट हो रही है। या फिर जो है हो सकता है कि मार्केट डायरेक्शन ही ख़राब हो गई हो, मार्केट की हेल्थ ही ख़राब हो गई हो। मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर मैंने ये सारे जो चेक पॉइंट है वो क्लियर किए हैं तो फिर जो लास्ट का चेक पॉइंट बचता है मार्केट की डायरेक्शन या मार्केट की हेल्थ, वो हो सकता है ख़राब हो। तो मैं इस फॉल का वेट नहीं करूँगा कि ये नीचे आए तभी मैं ट्रेडिंग करना रोकूँगा। मैं तभी रोक दूँगा अपनी ट्रेडिंग करना जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस जो है वो रेगुलरली हिट होना शुरू हो गए। एट द सेम टाइम अब यहाँ से मैं ये वेट नहीं करूँगा कि यार यहाँ से ऊपर ही मार्केट ब्रेकआउट देगा ना जिस दिन, उसी दिन मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर रहा हूँ और मेरे स्टॉक्स जो हैं वो पैसा बना के दे रहे हैं मुझे, तो यहाँ से ही मैं ट्रेड करने लग जाऊँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि यार निफ्टी का चार्ट जब बुलिश होगा ना, निफ्टी का चार्ट जब अपने एट द हाई पे जाएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, कि आपने अपने ट्रेडिंग से आपकी जो पोर्टफोलियो है उसी से फीडबैक लेके आप जो है वो अपना एक्सपोजर मार्केट के अंदर वो बढ़ा रहे हो। बट उसमें भी ये आपको कब काम आएगी, ये आपके जब काम आएगी जब आप इसका जो है इन सबको फॉलो कर रहे हो। मान लीजिए इन सबको फॉलो आप नहीं कर रहे, आपके जो क्राइटेरिया है चूज़ करने का स्टॉक को वही गलत है, तो फिर कोई फीडबैक काम नहीं करेगा। हो सकता है अच्छे एनवायरनमेंट में भी आपको पता ही नहीं कि कौन सा स्टॉक चूज़ करना है, तो आपके स्टॉप लॉस ऑब्वियस है कि हिट होंगे ही। ये तब है कि जब आप इन सब चीज़ों का फॉलो कर रहे हो और फिर आपके अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो फिर आपको मार्केट से निकल जाओगे, तो इस चीज़ से आप बच जाओगे। एट द सेम टाइम अगर ये सब चीज़ फॉलो कर रहे हो और पैसे बनने लग गए, ठीक है, स्टॉक आपके 1 आवर 2 आवर 3 आवर पहुँच रहे हैं, तो फिर आपको इसका वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं यहाँ जाके बाई करूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट ब्रेड को अब देख कैसे सकते हैं। मार्केट ब्रेड को सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि अपने जो ट्रेडिंग जर्नल है या ट्रेडिंग आपके खुद के पोर्टफोलियो की फीडबैक, नहीं तो उसके अलावा भी कुछ जो है इंडिकेटर्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि
ठीक है, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे मार्केट की जो इंटरनल हेल्थ है उसके लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करूँगा कि एक तो मैं देखूँगा कि निफ्टी जो है, निफ्टी 500 के अंदर कितने नए हाई बन रहे हैं। जितने नए हाई बनेंगे, मतलब ये है नेट हाई, इसका मतलब 500 स्टॉक थे हमारे पास मान लीजिए, उसमें से 300 स्टॉक ने नया हाई बनाया 52, 300 तो नहीं बनाएंगे, 500 स्टॉक थे, उसमें से 52 वीक देख रहे हैं हम कि एक साल के अंदर 52 वीक अगर हाई बन रहा है 50 स्टॉक का और लो बन रहा है 30 स्टॉक का, तो नेट हाई कितना हो गया 20, तो वो है एक पॉजिटिव नंबर। तो जब मार्केट की हेल्थ ठीक होती है तो ये नंबर हमें पॉजिटिव दिखता है। एट द सेम टाइम जब मार्केट की हेल्थ ख़राब होगी तो मान लीजिए 500 स्टॉक्स के बास्केट के अंदर 70 स्टॉक हो गए जो लो बना रहे हैं, अपना 52 वीक का लो बना रहे हैं, और 30 ही स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 52 वीक का हाई बना रहे हैं, तो नेट हम लो लेके जा रहे हैं 40, तो वो दिखेगा नेगेटिव के अंदर। तो वो आपको निफ्टी के चार्ट पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हम मार्केट की कंडीशन या मार्केट की हेल्थ अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे आया तो ये रेड हो गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया तो थोड़ी थोड़ी कंडीशन ठीक होना शुरू हो गई। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज है हमारे पास, तो मोटा मोटा हम देखेंगे कि कितने स्टॉक्स जो है NSE के अंदर जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें से कितने स्टॉक्स हैं जो अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, कितने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, कितने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। शॉर्ट टर्म आपको पता लगेगा जब 20 डे मूविंग एवरेज के जो स्टॉक्स हैं वो 50 से ऊपर चले जाएं। थोड़ा सा मीडियम टर्म आपको पता लगेगा जब 50 जो स्टॉक्स है, नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए और स्कोर जो है वो 50 से ऊपर हो। और बुल मार्केट में हम जब एंटर करेंगे जब हमारे जो स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मतलब 50% से ज़्यादा स्टॉक्स हमारे 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो। तो एक मिनट, हाँ ये देखो, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया कि ये जो हमारी वाइट लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज के कितने नंबर परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स दैट आर अबव और बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। तो जैसे मार्केट वीक होना शुरू हुआ, ये जो हम लाइन देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज वाली जो वाइट लाइन है, ये देखो नीचे आना शुरू हो गई। जैसे ये 50% से नीचे आई, 50 मार्क से नीचे आई, इसका मतलब हम एक तरीके से बियर मार्केट के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ से नेगेटिव हुई थी, 50% से नीचे गई थी, उसके बाद एक बार टच करने की कोशिश की, उसके बाद फिर नीचे गई और उसके बाद फिर अब ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब मार्केट की जो इंटरनल हेल्थ है वो ठीक है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास बचेगी 50 डे एंड 20 डे। 20 डे हमारे लिए हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, कि जैसे ये जो लाइन है ये है 20 डे, ऊपर गई, जैसे ट्रेंड चेंज हुआ फिर नीचे आ गई, तो इसको यूज़ करते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग करनी हो। और मिड टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग करनी हो तो हम यूज़ करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज को। तो जैसे ही 50 डे हमारी यहाँ से ऊपर आई, 50 से ऊपर आई, तो हमें ये हो गया आइडिया कि कहीं ना कहीं मार्केट जो अंदर की हेल्थ है वो ठीक हो रही है, ठीक है। तो ये दो जो इंडिकेटर्स है वो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं मार्केट की इंटरनल हेल्थ को देखने के लिए। उसके बाद आ गया कि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट की हेल्थ है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है, कैसे हो रही है, जो नेट न्यू हाइज है वो बढ़ रहे हैं, या जो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डे मूविंग एवरेज वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रेसिव एक्सपोजर रखेंगे। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, तो पहले मैं लगाऊंगा 20 रुपये। अगर 20 रुपये में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो फिर मैं 20 रुपये और लगाऊंगा। अगर 40 रुपये में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो फिर मैं और 40 रुपये लगाऊंगा।
ऐसे करके धीरे धीरे मैं अपना एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं करूँगा कि मेरे को लग रहा है कि यार मार्केट ठीक होने वाला है, मैं 100% इन्वेस्टेड हो गया, मेरा 5 से 10% का स्टॉप लॉस था, वो खा गया, ड्रॉडाउन में आ गया। नहीं, मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे पहले 20% लगाऊंगा, अगर 20% काम कर रहा है तो फिर 20% लगाऊंगा, ये काम कर रहा है तो फिर 40% और लगाऊंगा। ऐसे धीरे धीरे मैं अपना एक्सपोजर मार्केट के अंदर बढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये पूरी जो है कैन स्लिम है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे वो करेंगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे मैं अगर लगाऊँ यहाँ पर, ये हो गया FY24 फाइनेंशियल ईयर 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जो स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे थे हमारे, उनको हम देखेंगे कि उसके अंदर कैन-स्लिम का यूज करके हम कैसे उन स्टॉक्स को फाइंड कर सकते थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अच्छी लगी बुरी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि भाई अच्छी लग रही है तो ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो ये बुरा लग रहा है। इससे क्या है कि सामने वाले को भी पता लगता है कि हाँ भी उसको वीडियोज़ बनानी है, उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, और इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ही हमें हमारे माइंड में बैठेगी ये चीज़ कि अब कैसे हम जो नए ट्रेड करेंगे उनमें ये एग्जाम्पल हमारे दिमाग में रहेंगे कि यार आनंद राठी जब चला था तो इस वजह से चला था, तो ये जो स्टॉक मैं अभी ले रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ मुझे देखनी है, ये चीज़ नहीं देखनी। तो चलिए, अभी अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।